अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत को कई इल्जामात का सामना है और उनमें से एक इल्जाम वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान से मुताल्लिक भी है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी दुबई की जायदाद पाकिस्तानी हुक्काम से छुपाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आने के बाद FBI ने उन पर जुर्माना आयद किया। ये जुर्माना सामने आने के बाद ऑपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद की। ये इल्ज़ाम लगा कि ये जायदाद इमरान खान की है, इसलिए हुकूमत उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन को NRO दे दिया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खान की दुबई की जायदाद के असल मालिक इमरान खान है। यानी ऑपोजिशन वाज़ेह तौर पर यह केस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि असल में जो अलीमा खान की जायदादें हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जायदादें हैं। हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम और अलीमा बाजी चोर निकली। अलीमा बाजी अपना फाइन दें और वो अपने जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उससे फारिग हो जाए। UAE के वली अहद इमरान साहब के फ्रेंड थे, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो UAE में है इसकी बेनामीदार अलीमा बाजी हैं और असल में बिजनेस करते हैं इमरान खान UAE में, और ये असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है। इसलिए अलीमा बाजी को FIA की तरफ से फाइन देकर छुट्टी मिल गई। साफ नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन अलीमा खान की बैरून मुल्क जायदादों पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ केस बनाने की कोशिश कर रही है कि ये उनकी जायदाद है। हुकूमत इस मामले को क्या संभाल नहीं पा रही कि इसलिए ये मामला हुकूमत के लिए स्कैंडल बन रहा है, या ऑपोजिशन बनाने की कोशिश कर रही है। अब वजीर आजम इमरान खान की बहन की एक और जायदाद सामने आ गई है। अलीमा खान की अमेरिका में भी एक जायदाद है। अलीमा खान ने जून 2017 तक ये जायदाद पाकिस्तान में जाहिर नहीं की, बल्कि 2018 में, अब पिछले साल 2018 में आकर डिक्लेयर की। इस हवाले से द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी की तहकीकात के मुताबिक अमरीकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से पता चलता है कि वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 4 मंजिला इमारत में 3 फ्लैट्स की मालिक हैं, और ये फ्लैट्स उन्होंने पाकिस्तानी टैक्स हुक्काम के सामने 30 जून 2017 तक जाहिर नहीं किए थे। अमरीकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक इस जायदाद का एड्रेस 154 16th स्ट्रीट, होबोकिन सिटी, न्यू जर्सी दर्ज है। रिकॉर्ड के मुताबिक अलीमा खान ने यह जायदाद 5 अगस्त 2004 में उस वक्त के अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर खरीदी, और कागजात में इस जायदाद की मालियत $7,58,000 दर्ज है। अहमद नूरानी की खबर के मुताबिक दस्तावेजात के मुताबिक अलीमा खान इस जायदाद की 75% और उनके बिजनेस पार्टनर 25% की मालिक थी, और इस जायदाद की मौजूदा मालियत $30 लाख है, यानी 45 करोड़ रुपए। अमरीकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के मुताबिक यह जायदाद 2004 में मॉर्गेज के जरिए खरीदी गई, और बाद में इसी जायदाद के लिए अलीमा खान और उनके बेटे शाहरेज ने रीमॉर्गेजिंग करके बैंकों से मजीद कर्जे लिए, और इसके लिए अलीमा खान के बेटे शाहरेज ने अपने वालदा के साबिक बिजनेस पार्टनर के पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया। इस जायदाद से मुतालिक जनवरी 2018 में अपडेट होने वाले प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जाहिर करते हैं कि इस जायदाद से मुतालिक राब्ते के लिए शाहरेज खान का नंबर दिया गया है, यानी जो नंबर दिया गया राब्ते के लिए वो अलीमा खान के बेटे का दिया गया। अहमद नूरानी की तहकीकात के मुताबिक अलीमा खान ने बैरून मुल्क खरीदी गई जायदादें पाकिस्तान में अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की और बराए नाम टैक्स अदा किया। अलीमा खान के टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 30 जून 2011 में 1,09,60 रुपए टैक्स अदा किया, 2012 में 1,88,000 रुपए टैक्स अदा किया। तो जो उनके टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी आने वाले सालों में इतने ज़्यादा नहीं थे कि जिसकी वजह से वो ये प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकती। तो क्या मसला था, किस तरीके से छुपाई गई? हमारे साथ मौजूद हैं तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी। अहमद नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा तफसील से आपने इस स्टोरी पर काम किया है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी सारा मौजूद है, किस तरीके से अमेरिका में खरीदी गई, रजिस्टर्ड है, फिर 2017 तक पाकिस्तान में डिक्लेयर ही नहीं की गई। आपने अलीमा खान या उनके साहबजादे जिसका नाम है दिया गया है, और आपने अपनी स्टोरी में बड़ा तफसील से इस हवाले से जिक्र भी किया है, उनसे राब्ता किया, उनका क्या मौक़िफ़ है सारे के सारे मामले के हवाले से?
शायद साहब जो बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि जब पनामा पेपर्स आए 2016 में, तो हमने मुल्क के जितने भी सरकर्दा जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक सर्च स्टार्ट की थी 2016 में। आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी को भी रिपोर्ट किया गया, जिसकी मलकियत में लंदन का एक फ़्लैट था, और ये चीज़ भी बहुत अहम थी। आपको याद होगा कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमने जर्सी चैनल आइलैंड जर्सी से ऑफिशियली ऑब्टेन किए थे, उनमें वो ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो भी उसमें एज डायरेक्टर अलीमा खान साहबा का ही नाम लिखा हुआ था। तो अलीमा खान साहबा के नाम के हवाले से यूएसए में कुछ प्रॉपर्टीज़ होने का और यूएई में कुछ प्रॉपर्टीज़ होने का हमारे पास कुछ मालूमात थी। तो हमने 2016 में ही शादेब मोहतरमा अलीमा खान साहबा को ईमेल्स की उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कि जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हमारे पास है इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, कि ये इन्होंने कब ख़रीदी और इनके ज़राए आमदन क्या थे। अलीमा खान साहबा को एक नहीं, मेरे रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 के दरमियान ईमेल्स सेंड की गई, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे उनके मोबाइल के ऊपर। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, पनामा पेपर आने के बाद उनके मोबाइल के ऊपर 12 मैसेजेस किए गए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए, जिनमें से बहुत सारे उन्होंने पढ़े भी सही, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। आप जानते हैं कि जर्नलिस्टिकली एक मजबूरी होती है कि आपके पास जितनी ही सॉलिड इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, आपको दूसरी पार्टी का एक मौक़िफ़ जो है वो चाहिए होता है। अलीमा खान साहबा हमारे उन सवालात को और उन चीज़ों को अवॉइड करती रही, उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। उसमें से यूएसए में एक जो प्रॉपर्टीज़ थी इनकी और जो यूएई में प्रॉपर्टीज़ थी, हमें बाद में फिर ये नॉलेज में आया कि वो प्रॉपर्टीज़ तो वो सेल कर रही हैं, हमें जवाब नहीं दे रही। और बल्कि जो हमने सवाल पूछा उनसे 2016 में पनामा पेपर आने के बाद वो प्रॉपर्टीज़ सेल करना शुरू हो गई। उसके बावजूद भी हम उनसे रब्ते की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस हवाले से जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो यूएई के फ्लैट वाला मामला मीडिया में रिपोर्ट हुआ, और जब ये रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने टैक्स पेपर्स में डिक्लेयर नहीं की, तो फिर हमें दोबारा से क्यूरियोसिटी हुई कि इनकी तो यूएसए में भी प्रॉपर्टीज थी। जब हमने उनकी करंट ओनरशिप के बारे में जाना, तो उनमें से जो प्रॉपर्टी होबोकन, न्यू जर्सी जो स्टेट है अमेरिका की, उसका शहर है होबोकन बिल्कुल न्यूयॉर्क के बिल्कुल साथ है, 3-4 किलोमीटर का फासला है मैनहट्टन जैसे इलाके से, उस जगह का जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी। 154 इसका नंबर है बिल्डिंग का, जो पूरी बिल्डिंग ये ऑन करती हैं। 75% शेयर है इनका, और इनके साथ 25% शेयर इनकी एक बिजनेस पार्टनर का था। और वो हमने जब वहाँ से होबोकन सिटी के क्लर्क ऑफिस से जब चेक किया उसका लेटेस्ट स्टेटस जो है, तो वो अभी भी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम पे है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें टोटल 3 फ्लैट्स हैं जो कि अलीमा खान साहबा ऑन करती हैं, और यूएसए के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वो अभी तक इन्हीं के नाम के ऊपर है। जब अलीमा खान साहबा किसी भी हवाले से किसी भी तौर पर हमारे साथ बात करने या हमारे इन सवालात का जवाब देने को तैयार नहीं हुई, बजाय इसके वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करती रहीं बाहर, तो हमने फिर उनके 2 बेटे जो हैं, एक शाहरेज़ ख़ान हैं और एक शेरशाह ख़ान हैं, इन दोनों बेटों से हमने बात की। तो जो छोटे बेटे हैं शेरशाह ख़ान, उन्होंने तो लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन जो शाहरेज़ ख़ान हैं उन्होंने भी तस्दीक करने से गुरेज़ किया, लेकिन इस चीज़ को एडमिट किया कि न्यू जर्सी में जो प्रॉपर्टी है उसमें उनकी वालदा ने उनका नाम दिया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बाद जगह पे शाहरेज़ का नाम आता है एज कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ये हमारी एक बेसिक रीज़न थी शाहरेज़ से रब्ता करने की, और उन्होंने इस बात का जवाब इस तरह से करके दिया था, शायद किसी लम्हे में, शायद किसी मौके पे उनकी वालदा ने इस प्रॉपर्टी के हवाले से उनका नाम दे दिया हो। तो यानी कि उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी की जो मलकियत थी उसको तस्लीम किया, लेकिन अलीमा खान साहबा ने कभी भी इस हवाले से जवाब नहीं दिया। मतलब और ज़ाहिर है तक पाकिस्तान में डिक्लेयर भी नहीं किया, फिर 2018 में ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी हो गई है। आपकी तहकीक के मुताबिक जो अपने रिटर्न्स फाइल करती रही पाकिस्तान में वो जस्टिफाई नहीं करते, और इसको वाकईतन उन्होंने 2017 तक डिक्लेयर ही नहीं किया था।
जी शायद जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम तमाम जो सियासतदान थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे जो अब्रॉड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि हम उनका टैक्स रिकॉर्ड भी देख रहे थे। अलीमा खान साहबा के हवाले से हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो ये टैक्स रिटर्न जमा कराती हैं FBR के साथ, उसके अंदर तो इनका टैक्स 1 लाख से चंद रुपए ऊपर चंद उसके आसपास इसी रेंज में वेरी करता है। तो साफ ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, तो दुनिया भर में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पे कैसे हो सकती हैं। तो 2017 में 2017 के जून ईयर एंडिंग 30 जून 2017 तक इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की थी, और उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि UAE वाली प्रॉपर्टी उनका शायद जो प्लान था जिसके बारे में वो खुद सामने आके बेहतर अंदाज में बता सकती हैं कि उनके जहन में क्या बात थी, वो प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर रही थी। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इस प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप इनकी नहीं थी, 75% इनकी ओनरशिप थी इस बिल्डिंग में, और 25% इनकी एक बिजनेस पार्टनर थी, उनकी ओनरशिप थी। किसी वजह से वो जो बिजनेस पार्टनर हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेल करने पे तैयार नहीं हो रही थी। जब वो तैयार नहीं हो रही थी तो इनके लिए अब ये मसला था, इनका ख्याल ये था कि ये सारी प्रॉपर्टी सेल कर देंगी, और जब प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं होगी, अगर पाकिस्तान में इल्ज़ाम भी लगेगा तो ये कह देंगे कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये पनामा पेपर लाने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को सेल करने का सिलसिला शुरू किया। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हुई तो फिर उसके बाद जो है वो 2018 का जो टैक्स ईयर है उसके अंदर इन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो मंजर आम के ऊपर वो लेके आई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो सेल करने में, इसको बेचने में कामयाब नहीं हो सकी अपनी कोशिश के बावजूद। बाकी इन्होंने सब कुछ बेच लिया था पनामा पेपर आने के बाद। बहुत शुक्रिया अहमद दुरानी हमारे साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से आज भी नहीं निकल सका, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ऐसा होता दिखाई भी नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाकायदा पोजीशन ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ECL से नाम निकालने के अहकामात जारी कर चुकी है, मगर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार है। ऐसा नहीं कि हुकूमत फैसला मिलने के बाद इस पर अमल भी करेगी, बल्कि हुकूमत ने आज ये इशारा भी दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी कर सकती है। यानी कि जब तफसीली फैसला मिलेगा, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया होगा कि इन दोनों के नाम ECL से निकालें, तो हुकूमत उस पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, वजारत दाखिला की कमेटी ने, वो कमेटी जो खुद काबीना के इजलास के बाद वजीर आजम ने बनाई, अपनी ही वजारत दाखिला की कमेटी ने 20 अफराद की नाम निकालने की सिफारिश की ECL से, मगर आज खुद हुकूमत ने वो भी मुस्तरद कर दी और अब एक और कमेटी बना दी। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस पूरे मामले में खुद पोजीशन ले रही है, पार्टी बन गई है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 20 नाम निकालने की सिफारिश मुस्तरद कर दी है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दे। साथ ही उन्होंने ECL के मामले पर एक और कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाएं, वो फौरी तौर पे उसको कबूल ना करने का फैसला किया है। इंटीरियर की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद किया है। लॉ मिनिस्ट्री ने काबीना को बताया कि अभी तक इसका जो सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी फैसला है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और जब वो फैसला मौसूल होगा तो उसके मज़मरात का जायज़ा लिया जाएगा और हो सकता है नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की जाए। एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है, 172 नाम हैं, इनके मामले को रिव्यू करेगी, देखेगी और उसके बाद काबीना को अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीरी सूरत में आ जाएगा उस वक्त भी फिर काबीना भी गाइडेंस लेगी कि क्या इस फैसले की नज़रसानी में जाना चाहिए या नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 172 नामों का जायजा लेने का हुक्म दिया, फिर हुकूमत ने मामला नजरसानी कमेटी को भेज दिया, जिसने हुकूमत को 20 नाम निकालने की सिफारिश कर दी और हुकूमत ने वो मुस्तरद कर दी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को हुक्म दिया था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकाल दिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत एक बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL में रखना चाहती है। जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक हुकूमत खुद पार्टी बनती नजर आ रही है, क्योंकि मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को लेकर तहरीक इंसाफ कुछ मामलात को लेकर ऐसे इकदाम कर रही है जिन पर तहकीकाती इदारे पहले से अपना काम जारी रखे हुए हैं।
तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट छुपाने पर आसिफ अली जरदारी को नाअहल करार दिया जाए। मगर 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया, मगर आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त वापस ले ली है और ऐलान किया है कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन देखता है, मगर तहरीक इंसाफ अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाह रही है। हालांकि जिस जायदाद की बात की जा रही है, इससे मुतालिक जाली अकाउंट्स की JIT ने तहकीकात की है और खुद हुकूमत के एसिड रिकवरी यूनिट से मदद तलब की है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की तहकीकात नैब के सुपुर्द कर चुकी है। फिर भी तहरीक इंसाफ खुद इन मामलात में पार्टी बन रही है और जब नैब तहकीकात कर रहा है, नैब को तहकीकात का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मगर फवाद चौधरी से मुतालिक एक और तनाज़ा सामने आया है, क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी समझते हैं कि नैब वज़ीर तौहीन कर रहा है, जिसके बाद उनके अपने ही पार्टी के रहनुमा उनके इस बयान से पीछे हटते दिखाई दिए और खुद नैब चेयरमैन ने भी फवाद चौधरी के बयान पर आज अपना रद्द-ए-अमल दिया। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने कहा था कि नैब वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन कर रही है, नैब केसेस पर सारी दुनिया हंस रही। इनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर का केस है, 27 लाख रुपए का जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें भी चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो हैं वो रखे हुए हैं। ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान के सिस्टम की, जो अभी तक ये चला रहे हैं। इनको ख़त्म करने नहीं तो अगर वज़ीर आज़म की तौहीन है तो अपोजिशन लीडर की तौहीन नहीं है? उसकी क्या तौहीन है? वो तो जेन्युइन केसेस हैं, उन पे 27 लाख रुपया। ये केस क्या है इमरान खान का कि जी आपने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आपको हेलीकॉप्टर भेजा, जिसके ऊपर जाके आपने खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह किया। ये दुनिया में कोई केस बनता है? अच्छा, कोई और इसके ऊपर जो है कोई और मुल्क इस पे हंसने वाली बात है। नैब जो है उसने जो केस आप पे बनाए हुए हैं उस पे आप हंस रहे हैं। हम नहीं हंस रहे, पूरी दुनिया हंस रही है। इस बयान पर आज चेयरमैन नैब जिससे रिटायर्ड जावेद इकबाल का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि जब अपोजिशन नैब इंक्वायरी का सामना कर रही है तो वजीर आजम को इस्तेहकाक नहीं है कि वो नैब की इंक्वायरी का सामना ना करें। चेयरमैन नैब ही नहीं, खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ने भी फवाद चौधरी की राय से इख्तलाफ किया। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान और सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि तौहीन की कोई बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इमरान खान को नैब जो है वो तलब करती है, तो फिर आप तौहीन अदालत तो हमने सुनी थी, अब तौहीन वज़ीर आज़म आपने ईजाद की है, आखिर इमरान खान फिर नैब क्यों नहीं तलब कर सकता? देखो जी, मैं तो अपना जवाब दूंगा। नैब हर किसी को बुला सकती है, हमें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि हमें बुलाया तो हमारी तौहीन है। ठीक है जी, मुझसे भी जो है वो नोटिस मांगा गया, जो पिछले दिनों जब एक हमने इवेंट के हवाले से जो ऐलान किया लाहौर हाई कोर्ट ने, कोई मसला नहीं। जो कानून हामिद मीर साहब के लिए है, जो कानून हामिद मीर साहब के ड्राइवर के लिए है, वही कानून मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए है और वो वज़ीर आज़म साहब पे अप्लाई होगा। नैब को मैं समझता हूँ बिल्कुल इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, वो वज़ीर इत्तलात हैं। मैं ज़रा एक अर्ज़ कर लूँ, मैं अपनी बात कर लूँ। फवाद चौधरी साहब की अपनी बात की वजाहत खुद करेंगे, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म से, अली मोहम्मद से, हमारी काबीना के हर बंदे से सवाल हो सकता है, हम सवाल का जवाब देंगे। अब जिस केस पर तनाज़ा उठा है वो हेलीकॉप्टर केस है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता साल फरवरी में चेयरमैन नैब ने नैब खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की थी कि वह तहकीकात करे कि इमरान खान ने सूबाई हुकूमत के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर्स गैर सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल किए या नहीं। डॉन अखबार के मुताबिक नैब ने दावा किया है कि सरकारी दस्तावेजात से पता चलता है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक हेलीकॉप्टर पर 22 घंटे और दूसरे हेलीकॉप्टर पर 52 घंटे परवास की, जिसकी उन्होंने 21 लाख रुपए की अदायगी भी की। नैब के मुताबिक अगर इमरान खान निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर का फी घंटा खर्च 10 रुपए, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर का फी घंटा खर्च 5 से 6 लाख रुपए अदा करना पड़ता। नैब के मुताबिक इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 1 करोड़ 11 लाख रुपए अदा करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 21 लाख रुपए अदा किए। अब ये डॉन अखबार की रिपोर्ट कह रही है। नैब इस मामले पर तहकीकात कर रहा है। नैब ने पहले 12 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया था, मगर इंतखाबी मसरूफियात की वजह से इमरान खान उस वक्त नहीं पेश हो सके। बाद में वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद 7 अगस्त को नैब के सामने पेश हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान पेश हो रहे हैं, मगर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये समझते हैं कि ये केस वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन है, जिस पर आज चेयरमैन नैब का जवाब भी आ गया है। फवाद चौधरी साहब इस तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन कर। जो साहब, जाहिर है आप बहुत ज़्यादा करीब हैं इमरान खान साहब के और बड़ा दिफा भी करते हैं उनका,
पर्सनली आपको बहुत बुरा लग गया या हुकूमती पॉलिसी थी? क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब अग्री नहीं कर रहे और चेयरमैन नैब ने भरपूर जवाब दिया है आपको कि भाई इस्तेहकाक है नैब का, और उनको अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर रहा है और दूसरे लोग कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म को भी तहकीकात का सामना करना चाहिए। देखिए, जावेद इकबाल साहब का मुझे बड़ा एहतराम है और चेयरमैन नैब होने के अलावा भी मेरा उनसे एक ज़ाती मेरा एहतराम का ताल्लुक़ है। लेकिन जिस तनाजुर पे मैं बात कर रहा हूँ उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि जब शाहज़ेब खानज़ादा साहब बात करते हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी के मुकदमात की, वो साथ ही इमरान खान को भी ले आते हैं। हालांकि इमरान खान का मुकदमा जो है उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उन महा करप्शन के केसों से जिसका सामना जरदारी साहब को या नवाज़ शरीफ को है। और मैं ये समझता हूँ ये एक नैब के अपने जो प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की तौहीन है कि इमरान खान के ऊपर आप एक बिल्कुल फजूल मुकदमे को लेके 1.5 साल से आप बैठे हुए हैं, ना आपसे कोई कॉन्क्लूड हो रहा है। आपकी अपनी कारकर्दगी, अगर चेयरमैन साहब जो हैं नैब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर देखें तो जो ये जो केसेस हैं इससे नैब की तौकीर में कोई इजाफा नहीं होता। जो वो फरमा रहे थे कि इससे एक इज़्ज़त में इजाफा होता है कि वज़ीर आज़म भी सामना कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी सामना कर रहा है, जी बिल्कुल भी इससे तौकीर में इजाफा नहीं होता। इससे लगता यह है कि आपका निज़ाम इस कदर एक इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप वज़ीर आज़म के मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर 27-28 लाख के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है 1.5 साल से मुकदमा लेके बैठ जाएगी। ना कोई मुकदमा है, ना कुछ है, ना आपसे चल पा रहा है। मुकदमा ये है कि जी आपने सरकारी जो मतलब आप ज़ाहिर जो केस की मेरिट है अगर उससे कतई नज़र होकर बात की जाए तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इतना लंबे लंबे टाइम के लिए केसेस चल रहे हैं, मगर फिर ये एतराज़ नैब पर सिर्फ बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान के केस में ना हो, बिलउमूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं चाहे वो सियासतदान हों या ना हों, छोटी छोटी नोयत के भी, बड़ी बड़ी नोयत के भी, लोगों को गिरफ्तार कर लेना, रिमांड चलाते रहना, फिर केसेस का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना, वो तो फिर नैब की एक जनरल कारकर्दगी पर आप सवाल उठा रहे हैं ना कि ये इसीलिए इमरान खान साहब को भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि नैब की कारकर्दगी में ये मसला है। नहीं, जो दूसरे मुकदमात है ना उनकी जो आप समझिए कि एक जो असर है ना वो यूनिवर्सल नहीं है। जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेके आते हैं तो फिर पूरी हुकूमत जो है या वो एक उसके आ जाती है, एक उसके ऊपर एक धुंधलापन छा जाता है। और फिर जो मेरा जो असल में प्रॉब्लम है, हमारा मीडिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आवाम जो है वो देखती है। अब बहुत ज़्यादा तफसील में कितने लोगों को पता है कि ये केस है क्या कि जी 27 लाख रुपया इमरान खान हेलीकॉप्टर पे जाते ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जो पावर प्लांट्स हैं उनका इफ्तिताह किया, वो 27 लाख रुपए का केस है। अगर नहीं वो इल्जाम है कि मुख्तलिफ दूसरी तकारीब में भी गए, मुख्तलिफ दूसरी तकारीब में भी गए, मगर मसला है कि इमरान खान साहब तो यही कहते थे, आप कह रहे हैं धुंध पड़ जाती है हुकूमत पर। वो पहले तो मगरिब की मिसाल ही ये देते थे और फिर रियासत मदीना की कि खुद खलीफा वक्त भी और फिर मगरिब की मिसाल देते हुए कि उनके वजीर आजम भी किस तरीके से केसेस भी भुगतते हैं क्योंकि ताकतवर का एहतसाब हो सकता है। अब धुंध पड़ जाती है। ताकतवर के एहतसाब होने में और एहतसाब को एक बिल्कुल इस तरह बना देने में कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म को, मुल्क के निज़ाम को ही गदला करते, फ़र्क है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो केस है या ये जो मेरिट्स ऑफ द केस है इमरान खान के इस मुकदमे के, क्या किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में तस्वुर भी किया जा सकता है कि ये केस चलेगा? तो ये बात तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं को क्यों नहीं नजर आ रही? पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब को क्यों नहीं नजर आ रही? तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। जी 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 नहीं, ये सवाल नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब कल कहते हैं कि आइए आपने मुल्तान में बलूचिस्तान रेडियो का जो है वो इफ्तिताह कर दे, मैं आपको हेलीकॉप्टर भेज देता हूँ। अब मुझे क्या पता कि जी वो हेलीकॉप्टर पंजाब गवर्नमेंट का आ रहा है, वो कह रहे हैं जी उनका प्रोजेक्ट है, मैं जाके इफ्तिताह कर दूँ, कल नैब मेरे पे केस बना देगा। इस तरह तो मुल्क का निज़ाम ही जामद हो जाएगा। एक तो दूसरी तकारीब भी है, एक तवाज़ुन जो तमाम तर हुकूमती राय दीजिए ना, बाकी सबकी राय भी एक ही हो। ये क्या है कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तजलील नहीं हो रही, फयाजुल हसन चौहान तो फिर ये जाती राय है। मोहम्मद वगैरह तो ना वो उन्होंने के अली मोहम्मद साहब से मैंने आज पूछा कि क्या आपने ये सुना था कि मैंने कहा क्या था, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं सुना। तो वो फिर अब इसके ऊपर बंदा क्या तबसरा करे ना, वो अगर वो बंदा पता ही नहीं उनको क्या बात हो रही है क्या नहीं, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि तवाज़ुन हर चीज़ का नाम है। अगर तवाज़ुन बाहर हो जाएगा, चाहे वो नैब का तवाज़ुन हो, चाहे हुकूमत का तवाज़ुन हो, चाहे किसी भी चीज़ का तवाज़ुन हो, तो वो फिर जब चीज़ तवाज़ुन में नहीं रहेगी तो बुरी लगेगी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो तवाज़ुन से
बाहर है और उसके नतीजे में एक बुरा प्रेसिडेंट पैदा हो रहा है और इसलिए नैब को इस मुकदमे को फौरी तौर के ऊपर ख़त्म करना चाहिए। और नैब को ज़ाहिर अपने कवानीन पर अमल करते हुए भी बाकी सारे मुकदमात भी तेज़ी से निपटाने चाहिए और इस मुकदमे को भी, इस बात पर तो दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म है मुल्क के और इतने लंबे अरसे से इस केस को चलाए जा रहे हैं। दूसरा अहम मामला, फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आपने कहा तफसीली फैसले का इंतज़ार करेंगे, कानूनी तौर पर दुरुस्त पोजीशन है, मगर साथ में आपने अपनी ही एक कमेटी बनाई वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास के बाद, उसने 20 लोगों को ECL से निकालने की सिफारिश की, वो रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सब सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आया जिसमें हुआ कि इनका नाम ECL से निकालें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुराद अली शाह का, तब हम उसके रिव्यू में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप तो बाकायदा तौर पर पार्टी बन रहे हैं अब इस मुकदमे में, और जो आपकी पहले पोजीशन थी कि हम क्या करते हैं तो JIT ने कहा था और हमारी पॉलिसी है कि जो भी कहेगा, अब आप उससे हटकर बाकायदा तौर पर पार्टी बन रहे हैं कि ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये ECL में रहे। नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं चाहती है, हुकूमत चाहती है। हुकूमत में और पार्टीज़ भी शामिल हैं, ज़ाहिर उनमें शेख रशीद साहब भी हमारी हुकूमत का हिस्सा है, MKM भी हमारी हुकूमत का हिस्सा है। काबीना में जितने भी लोग हैं, काबीना में बहुत सीरियस डिस्कशन इस मसले के ऊपर हुई है। अब इसमें जो पहली बात तो जिस तरह से आपने ख़ुद फरमाया, कानूनी पोजीशन ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी तौर पर हमारे सामने नहीं होगा, हम उसके ऊपर अमल दरामद की पोजीशन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फ़ैसला जब आता है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको आगे कैसे चलाना है। जो मुराद अली शाह साहब की हद तक हमारी एक पोजीशन है, हम पहले भी उनके इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं, हम अब भी समझते हैं उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। और जो ये कहा गया है कि उनके रोल के बगैर ये स्कैम मुकम्मल होता है, हमारी समझ इसलिए बाहर है कि 11 साल से फाइनेंस मिनिस्टर तो मुराद अली शाह है, उनके बगैर ओमनी ग्रुप हो, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, जो सरकारी सिंध बैंक का रोल है, समिट बैंक का रोल है, नेशनल बैंक, वो मुराद अली शाह के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं है। ज़ाहिर इसमें फौजी साहब उसमें अपनी पोजीशन है, मगर अगर ज़ाहिर इस पर मुराद अली शाह की साहब की अपनी पोजीशन है और आप अपनी पोजीशन देते रहे हैं। ECL पर अगर स्पेसिफिक बात करें तो कमेटी तो खुद वज़ीर आज़म ने बनाई थी, अपनी ही वजारत दाखिला की बनाई हुई कमेटी, और वजारत दाखिला भी इमरान खान साहब के पास है, वो बनाई थी कि इसका जायजा लेंगे और फिर हम फैसला कर लेंगे और उसको मुस्तरद करना और रिव्यू की बात करना। ये इतनी सख्त पोजीशन किस बुनियाद पर आप लोगों ने ली है? ये नई पोजीशन है क्योंकि पहले आप JIT का कह रहे थे कि इदारों के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है, जो कहेगा हम करेंगे और यही हमारी पॉलिसी है। नहीं, अभी फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो है वो इसके ऊपर एक हतमी पोजीशन जो है वो लेंगे। आज जो हमने ये कहा कि फ़िलहाल इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद मुनासिब नहीं होगा, हमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए और फिर ये भी देखना चाहिए कि क्या उसमें हमें नज़र सानी पे जाना चाहिए या उसके ऊपर मनवान अमल दरामद करना चाहिए। और ख़ुसूसन मुराद अली शाह साहब के रोल को लेकर के गुंजाइश है कि शायद उसमें नज़रसानी में जाना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर मामला आगे चलता को दिखता नहीं है। और अब जाहिर है कि नैब के पास साहब आपने फिर कमेटी बनाई ही क्यों थी वज़ीर आज़म ने? वजारत दाखिला की अपने ही वजारत के मातहत अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का इंतजार करना था और बिलावल तक का भी नाम नहीं निकालना, उसने 20 लोगों की सिफारिश, फिर कमेटी बनाई क्यों थी? ये आफ्टर थॉट आया है आपको कि कमेटी की भी बाद भी हमने नहीं करना ये काम? नहीं, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमेटी बनाई नहीं थी। एक कमेटी, रिव्यू कमेटी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। उसका काम ये होता है कि वो ECL के अंदर जो नाम आए उन नामों को रिव्यू करती है और उसके बाद वो अपनी सिफारिशात काबीना के सामने रखती है। अब काबीना का ये इख्तियार है कि वो उस रिव्यू कमेटी की सिफारिशात से मुत्तफिक होती है या नहीं होती। आज के मुकदमे में, आज के मामले में काबीना ने उस रिव्यू कमेटी की सिफारिशात से इत्तफाक जो है वो नहीं किया। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने रिव्यू पे नहीं भेजा था? रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर तो हमने इसीलिए रिव्यू कमेटी को वापस भिजवा दिया था, क्योंकि 172 के जो पहले नाम आए थे वो JIT से बराह रास्त कैबिनेट में आए थे और उनके नाम ECL में डाल दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद। फिर ये तरीक़ाकार जो पहले से मौजूद था कि एक रिव्यू कमेटी को भेजा जाए, उनको भेजा जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का चूँकि आज तक भी फ़ैसला, अभी तक हतमी फ़ैसला जो है वो हमारे सामने नहीं है,
तो वो एक कानूनी तौर के ऊपर भी अभी हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में क्या बात आती है, फिर उसके मुताबिक आगे चलते हैं। यानी हटा रिमार्क्स पर नहीं रहे, तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रिमार्क्स की क्योंकि कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तफसीली फैसले की हैसियत होती है, तो रिमार्क्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अगर चीफ जस्टिस ने कहा भी। हैसियत तो ज़ाहिर है तहरीरी फैसले की ही होगी। रिमार्क्स के ऊपर वैसे एहतराम की बात अलग है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब वो तहरीरी तौर पे आएगा तो समझ आएगी कि ये पूरे का पूरा करना क्या है और किस तरह से इस प्रोसेस को इख्तियार करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह। दोनों मामलात पर इमरान खान साहब के हवाले से वो अभी भी अपनी बात पर खड़े हैं, और जो ECL का मामला है उसमें हुकूमत ने एक बाकायदा पोजीशन ले ली है। हुकूमत ने गैस बहरान की जिम्मेदारी सुई गैस की 2 कंपनियों पर आयद कर दी है। हुकूमत समझती है कि सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सरबराहान ने गफलत और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इसलिए उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। और अब नए मुस्तकिल MDs की तकरूरी होनी है, जो बहुत अहम है। सुई सदर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आज इजलास हुआ, जिसमें इमरान फारूकी कायम मकाम MD सुई सदर्न मुकर्रर हो गए और फैसला किया गया कि वो मुस्तकिल MD की तकरूरी तक काम करते रहेंगे। इसके अलावा आमिर तुफैल को सुई नॉर्दर्न का नया MD मुकर्रर किया गया है। सुई सदर्न के मुस्तकिल MD की तकरूरी अभी होनी है जो बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अहम डील के हवाले से फैसला करना है, और वो डील है के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान। और फैसला SSGC ने कैसे करना है वो इस तरह कि SSGC एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि सुई गैस का कंपनी का दावा है SSGC का कि के इलेक्ट्रिक ने इसके तकरीबन 85 अरब रुपए देने हैं। जब तक वो के इलेक्ट्रिक अपने वाजिबात क्लियर नहीं करेगा, शंघाई इलेक्ट्रिक इसे नहीं खरीदेगा। ये मामला काफ़ी अरसे से लटका हुआ है। के इलेक्ट्रिक कंपनी के 66% शेयर्स इस वक्त अल अबराज ग्रुप के पास हैं, और ये ग्रुप दिवालिया हो चुका है, बहरान का शिकार है। इसलिए इस ग्रुप की कोशिश है कि के इलेक्ट्रिक के शेयर्स शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करके माली खसारा पूरा करे। अबराज ग्रुप ने 2016 में के इलेक्ट्रिक में अपने शेयर शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने की कोशिश की, मगर अदायगियों के तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने की कोशिश की थी, मगर लेन देन के तनाज़े की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हमारी हुकूमत को अप्रोच किया कि इलेक्ट्रिक ने और अबराज ने 2016 के आखिर में कि जी हम ये हमारी डील हो रही है शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ इनके मसाइल थे, कोई हमने इनके लेने थे, कुछ इन्होंने हमें देने थे। तो वो लेन देन का मसला जो था वो दोनों मिनिस्ट्रीज के साथ इनका चलता रहा। इस दौरान लंबी चौड़ी नेगोशिएशंस हुई, लेकिन ये डील जो है कथित तौर पे फाइनलाइज ना हो सकी। अब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मामला तय नहीं पा सके, मगर मौजूदा हुकूमत के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक की डील का जायजा ले रही है। इस हवाले से अक्टूबर 2018 में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ARY के प्रोग्राम में कहा था कि के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक की डील का जायजा लेने के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसने काम शुरू कर दिया है। असद उमर ने तस्दीक की कि ECC के इजलास में के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के मुआहदे पर गौर किया गया है, बल्कि उन्होंने एतराफ़ किया कि आरिफ नकवी वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी शरीक हुए। अब उनकी शिरकत अहम है, मगर अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म चाइना से होकर आ गए, क्या डेवलपमेंट हुई नहीं पता, मगर सुई साउथ और के इलेक्ट्रिक का तनाज़ा हल नहीं हुआ। इस लिहाज से आरिफ नकवी की मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत अहम है, क्योंकि आरिफ नकवी के बारे में कहा जाता है, आरिफ नकवी जो कि अबराज ग्रुप के मालिक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के बड़े फाइनेंसर हैं। वज़ीर आज़म की साबिक अहलिया रिहाम खान ने भी अपनी किताब में आरिफ नकवी का जिक्र किया है। रिहाम खान ने एक मुलाकात के बारे में बताया है कि मुझसे मिसेस आरिफ नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतहा पसंदी के हवाले से कुछ सवालात पूछे। मैंने मिसेस आरिफ नकवी के सवालात के जवाब दिए और फिर मिसेस आरिफ नकवी को जाना था, वो चली गई। बाद में इमरान खान ने मुझसे मुलाकात के बारे में पूछा और मुझे बताया कि ये लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि आरिफ नकवी ने हमारी 2013 की इंतखाबी मुहिम का 66% फंड किया था। रिहाम खान के मुताबिक आरिफ नकवी तहरीक इंसाफ के बड़े फाइनेंसियर हैं। अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर सामने आई थी कि अबराज ग्रुप मुस्लिम लीग नून को डील के बदले इलेक्शन फंड और चैरिटी फंड की मद में पैसे देने की पेशकश कर चुका था। इसी खबर में यह भी दावा किया गया था कि 2016 में अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक में अपना हिस्सा बेचने की कोशिश की और अबराज ग्रुप के CEO ने कोशिश की कि इस काम के लिए उन्हें उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की हिमायत हासिल करने के लिए कारोबारी शख्सियत नवेद मलिक को $20 मिलियन की पेशकश की।
उस वक्त तो ये मामला तय नहीं पा सके। अब एक बार फिर से अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी सरगर्म हैं। वो वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मीटिंग्स में शरीक हो चुके हैं। क्या अब भी कुछ मामला चल रहे हैं, मगर क्या ये तनाज़ा हल हो गया है? गुज़िश्ता साल अप्रैल में हमने अपने प्रोग्राम में सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान शहबाज असलम से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उनका दावा है कि के इलेक्ट्रिक ने सुई साउथ के 80 अरब रुपए देने हैं, मगर के इलेक्ट्रिक कहता है कि उन्होंने सिर्फ 13 अरब रुपए देने हैं। ये तनाज़ा उस वक्त उनके मुताबिक ऑडिट कंपनी से तय कराने का फैसला हुआ है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान सादिया दादा ने कहा कि गैस कंपनी और उनके दावे में फ़र्क मार्कअप और इंटरेस्ट की वजह से है। ये मामला अदालत में है। के इलेक्ट्रिक ने यह भी दावा किया कि अगर हमने सुई साउथ के देने हैं तो फिर सुई साउथ के अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट इदारे हैं उन्होंने के इलेक्ट्रिक के भी पैसे देने हैं। इसके बाद अक्टूबर में हमने एक बार फिर से यह मामला उठाया तो सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि अब तक के इलेक्ट्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वाजबात की रकम बढ़कर 85 अरब रुपए हो गई है। अब एक बार फिर से सुई सदर्न गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक से मामला तय करने हैं। क्या तनाज़ा हल हो गया या अब भी बरकरार है? हमारे साथ SSGC के तर्जुमान शहबाज इस्लाम मौजूद हैं। शुक्रिया सर। क्या हुआ उन पैसों का? एक TOR की कमेटी अगस्त में उसने फैसला करना था, फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट होना था, क्या हुआ? देखिए, अप्रैल में कोई कैबिनेट एनर्जी की कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी की मीटिंग हुई थी, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि एक TOR बनाया जाए जिस पे एक अकाउंटेंट फर्म को, चार्ट अकाउंटेंट फर्म को हायर किया जाए जो ये बताएगी कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हम कहते हैं कोई 80 बिलियन उस वक्त था और वो कहते हैं कोई 15-20 बिलियन, तो ये फ़र्क को इस्टेब्लिश करे और जो भी एक फैक्ट है वो करे। मैंने आपके प्रोग्राम में आके बताया था कि हमने अप्रैल में ही हम लोग बैठे थे और हमने मिल के इलेक्ट्रिक के साथ एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्रीमेंट का एक इनिशियल कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ नहीं हुआ और होते होते फिर हमने अगस्त में जाके एक उनको अपना हमारी मैनेजमेंट की तरफ से साइन करके TOR दे दिया था। वो TOR आज तक उनकी तरफ से साइन नहीं हुआ। वी आर परसुइंग इट। जब तक वो TOR साइन नहीं होगा तो कोई अकाउंटेंट फर्म नहीं इस्टेब्लिश होगी, और जब तक अकाउंटेंट फर्म इस्टेब्लिश नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअल क्या है। तो के इलेक्ट्रिक क्या कहता है? अगर अगस्त में उन्होंने बैठना था, क्या कहता है के इलेक्ट्रिक का? क्या दावा है? देखिए, वो मना भी नहीं करते और वो हर दफ़ा कोई नई बात करते हैं। ये अमाउंट बढ़ के कोई 88 बिलियन पे पहुंच गया है, which is a huge amount। देखिए, LPS, उनका ये कहना कि LPS जो है वो हम नहीं पे करेंगे या वो नहीं होना चाहिए अकाउंट्स में, ये थोड़ी सी मायूब बात है, क्योंकि देखिए 2009 तक ये LPS पे करते रहे थे, तो जो अमाउंट वो नहीं पे कर रहे और वो तो उस पर एक लेट पेमेंट सरचार्ज चढ़ेगा। अब ये फ़ैसला हमने छोड़ दिया कि चलें ये फ़ैसला अकाउंटिंग फर्म को, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म को करने दें, बट अगर वो नहीं बैठेंगे और उसको साइन नहीं करेंगे और इवन TOR साइन नहीं करेंगे, विच इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ। बहुत शुक्रिया सादिया दादा, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद। सादिया शुक्रिया। ज़ाहिर फ़र्क है बहुत बड़ा अमाउंट में। आप लोग बैठने को तैयार क्यों नहीं है के इलेक्ट्रिक के साथ? TORs पे बैठने को तैयार क्यों नहीं है ताकि मामला कम से कम आगे बढ़े, सेटल हो? शाहजेब, ये जो TORs के ऊपर जो सारी बातचीत है उस मामले में एक बड़ी क्लियर चीज, वाज़ेह डिसीजन लिया गया था कैबिनेट कमेटी और एनर्जी के साथ जब ये सारे मामला तय हुए थे कि मुत्तफ़िका तौर पे सिर्फ SSGC और के इलेक्ट्रिक के वाजिबात के हवाले से सिर्फ बात नहीं की जाएगी। इसमें जो वाटर बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक को वाजिबात अदा करने हैं, जो कि 32 अरब रुपए की रकम है और ये प्रिंसिपल रकम है, इसमें कोई मास्टर इंटरेस्ट वगैरह शामिल नहीं है। इन दोनों के TORs मुत्तफ़िका तौर पर एक साथ बन के सेटल होने हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट वाजिबात जो कि इलेक्ट्रिक ने SSGC को देने हैं, जो कि 13.7 अरब प्रिंसिपल है, उसके अलावा जो बाकी डिस्प्यूटेड उनका क्लेम है, उसके साथ वाटर बोर्ड की जो 32 अरब है और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काफी सारे ड्यूज जो हैं जो उन्होंने भी के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, तमाम तर वाजिबात की 1 पेज के ऊपर जो कंसेंसस है उसको कायम होना है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का फैसला है, उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने उसको जवाब भी देना है, तो हम उसका इंतजार करें। बहुत शुक्रिया सादिया दादा। गहरी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब गुज़िश्ता जो सुई साउथ के MD थे उनके दौर में ये मामला सेटल नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक साथ बैठने को वो कह रहे हैं कि तैयार नहीं था। अब के इलेक्ट्रिक को भी कुछ इदारों से पैसे मिलने हैं, वो भी नहीं मिले हैं। अब दूसरे जो नए MD आएंगे, देखते हैं कि उनके दौर में ये मामला सेटल होता है या नहीं होता। आरिफ नकवी साहब इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव हैं इस हवाले से। हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। अब आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।